पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है। जी हां, 91 सीटों पर 91 सीटें इस 2019 के लोकसभा चुनाव में, जिनमें आज मतदान हो रहा है। विधानसभा के भी चुनाव हो रहे हैं आज कई राज्यों में, लेकिन 91 सीटें लोकसभा की, जिनमें गाजियाबाद की सीट भी शामिल, जहां हम बार बार जा रहे हैं। जावेद मंसूरी वहां मौजूद हैं। बीजेपी उम्मीदवार जनरल वीके सिंह है वहां से। उन्होंने मतदान करने से पहले गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर को पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर में जलाभिषेक किया। गाजियाबाद में वीके सिंह का मुकाबला एसपी-बीएसपी आरएलडी गठबंधन के सुरेश बंसल से है और कांग्रेस उम्मीदवार हैं वहां से डॉली शर्मा। मतदान करने से पहले वीके सिंह मंदिर पहुंचे हैं, मंदिर में जलाभिषेक किया है वीके सिंह ने। तस्वीरें हम देख रहे हैं यहां पर। चलिए गाजियाबाद से फिर हम चलते हैं मुजफ्फरनगर, जहां कड़ा मुकाबला है अजीत सिंह और संजीव बालियान का। और बागपत से हमारे साथ नीरज भी जुड़ रहे हैं, जहां मुकाबला है जयंत चौधरी वहां से बागपत से खड़े हैं। बागपत से उनका मुकाबला है सत्यपाल सिंह से, सत्यपाल सिंह से जिन्होंने पिछली बार अजीत सिंह को वहां से हराया था। इस बार जयंत चौधरी अजीत सिंह के बेटे बागपत सीट से खड़े हैं। बागपत सीट परंपरागत सीट मानी जाती है आरएलडी की। चौधरी चरण सिंह क्योंकि यहां से लड़ा करते थे। वहां क्या माहौल, क्या लोग निकल आए वहां पर नीरज वोट डालने के लिए? बिल्कुल, यहाँ कई मतदान बूथों पे हम लोग गए, न्यूज 18 इंडिया की टीम गई और कई लोग जो हैं सुबह से ही लंबी कतारें लगी हैं। लेकिन किशोर जी, इस वक्त हम लोग हैं सतपाल सिंह के घर के बाहर। अब से थोड़ी देर बाद सतपाल सिंह अपने घर से बाहर निकलेंगे और वोट करने जाएंगे। करीब 9 बजे, 9:30 बजे के बीच में वो वोट करने जाएंगे। लेकिन यहाँ के जो मतदाता हैं किशोर जी, वो निकल चुके हैं और सभी मतदाता ये कह रहे हैं कि इस बार विकास और राष्ट्रीय मुद्दे और भेदभाव, भाईचारा जैसे मसलों पर वोट करेंगे। सभी का यही कहना है कि मुद्दों के आधारित वोटिंग होनी चाहिए और लंबी लंबी कतारें देखी गई हैं अलग अलग मतदान केंद्रों पे। लेकिन सतपाल सिंह का इंतजार है तो कि मुकाबला इस बार। नीरज रोक रहा हूं, आपको एक बड़ी खबर आ रही है। चुनाव आयोग ने वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग को खत लिखकर उसके जवाब देने के तरीके पर नाराजगी जताई है। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव के लिए राजस्व विभाग से काले धन के इस्तेमाल पर नजर रखने को कहा था, लेकिन इसके जवाब में जिस तरह से राजस्व विभाग ने चुनाव आयोग से अपने अफसरों को भी ध्यान देने की सलाह दी, उस पर चुनाव आयोग ने नाराजगी जताई है। ये क्या हुआ वहां पर नीरज? देखिए, जब कमलनाथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के करीबियों के यहाँ छापेमारी की गई तो उसके बाद मुख्य चुनाव अधिकारी जो कि मध्य प्रदेश के, उन्होंने चुनाव आयोग को एक रिपोर्ट दी कि इसकी जानकारी इनकम टैक्स के अधिकारियों ने उन्हें नहीं दी थी। उसके बाद चुनाव आयोग ने एक एडवाइजरी जारी की वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग को कि आप जो है इस तरह की कोई भी कार्रवाई करें उसकी जानकारी चुनाव आयोग के अधिकारियों के भी दे। एक काउंटर एडवाइजरी रेवेन्यू विभाग ने जारी कर दिया इस पूरे एडवाइजरी को लेकर और उसी खत को लेकर चुनाव आयोग नाराज है। कल देर शाम को एक पत्र भेजा गया है रेवेन्यू विभाग को जो कि वित्त मंत्रालय का, और उसमें चुनाव आयोग का कहना है कि यह प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। भर्त्सना की आलोचना की गई है वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग को और ये एक बार फिर चुनाव आयोग ने कहा है कि आप एडवाइजरी का पालन करें। एक बहुत बड़ी खबर है किशोर जी, इस तरह के खत का इस्तेमाल आमतौर पर चुनाव के दौरान हाल के वर्षों में नहीं हुआ है। जिस तरह से वित्त मंत्रालय को रिप्रिमांड किया है चुनाव आयोग ने, तो चुनाव आयोग ने कड़े शब्दों में निंदा की है। जिस तरह से जवाब दिया चुनाव आयोग के कड़े शब्द इस खत में, और ये आज की बात, और कल जो है फिल्म जो है उस पर रोक लगाई। कुछ एक्शन जो चुनाव आयोग के हैं वो दिख रहे हैं, जिन पर पहले आलोचना हो रही थी कि चुनाव आयोग साहब उस तरह के एक्शन नहीं ले रहा, सख्त नहीं दिख रहा है, लेकिन अब सख्ती दिखा रहा है चुनाव आयोग। ये साफ दिख रहा है, जैसा नीरज आपने बताया, रिप्रिमांड किया है उधर वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग को। इधर हम देख रहे हैं यहाँ अनुराग खड़े हैं मुजफ्फरनगर में और उनके साथ कुछ लोग हैं। कौन है भाई साहब ये अनुराग? किशोर जी, संजीव बालियान का ये गांव है जैसा हमने पहले बताया था और इसी पोलिंग बूथ पर उनको वोट डालने आना है, लेकिन उनसे पहले उनके पिताजी वोट डाल करके यहाँ से बाहर आए हैं। आपने अपना वोट डाल दिया है क्या? हाँ, डाल दिया। तो ये जो अभी फिलहाल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं संजीव बालियान, उनके फादर हैं, वोट डालने अपने बेटे से पहले आ गए, उम्मीदवार से पहले आ गए। भाई आप तो उम्मीदवार अभी पहुंचे नहीं, आप उनसे भी पहले पहुंच गए? क्योंकि मैं व्रत जल्दी उठते हैं, उठ कर सुबह फ्रेश हो लेते हैं, नहा धो लेते हैं। नौजवान ज़्यादा देर काम करते हैं, देर से ही उठते हैं इसलिए देर से मैं जल्दी आ गया, क्योंकि हमारे ग्रामवासियों की यही
सूरज निकलने से पहले सब कामों से निवृत्त हो लेते हैं। तो आप क्या बाकी लोगों को भी अपील करेंगे कि वो भी सुबह सुबह आपकी तरह ही उठ करके वो भी वोट डालने के लिए घरों से निकले? वो तो आप देख ही रहे हैं कि सुबह सुबह कितनी भीड़ हुई, सब आ रहे हैं वोट डालने के लिए, सब आ जाए। सब आ जाएंगे। और क्या बेटे को आशीर्वाद, ये मतदान करके ये अपना तरीका है आपका कि बेटे को आशीर्वाद दे रहे हैं इस तरीके से? हाँ, बेटे को भी दे रहा हूँ, राष्ट्र को भी दे रहा हूँ अपना कीमती वोट। चलिए, अपना कीमती वोट राष्ट्र को दे रहे हैं और एक तरीके से अपील भी कर रहे हैं बाकी लोगों से कि वो भी वोट डालें। और जो किशोर हम लगातार अपील भी कर रहे हैं, जो लगातार हम कैंपेन चला रहे हैं कि बटन दबाओ देश बनाओ, उसका असर भी ग्राउंड पर नजर आ रहा है। लोग सुबह सुबह यहाँ पर कतारें लगी हुई थी और लोग जागरूक हो रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि दूसरे लोगों को भी जो नहीं आते हैं जल्दी वोट डालने, उनको भी सुबह सुबह पहले ये काम निपटाना चाहिए। गर्मी के भी दिन है और गर्मी काफी शुरू हो चुकी है पश्चिमी यूपी में, खासतौर पर जहां लोग भी चाह रहे होंगे कि सुबह सुबह जो है निकलें ताकि धूप चढ़े उससे पहले वोटिंग का काम हो जाए। जी हाँ, नागपुर विदर्भ जी, वहां से प्रवीण हमारे को दिख रहे हैं स्क्रीन पर। प्रवीण मुदोलकर हमारे को दिख रहे हैं नागपुर से। विदर्भ में भी आज चुनाव है जी। पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखिए मुजफ्फरनगर में जहां पर वो मौजूद हैं, संजीव बालियान के पिता पहुंच गए हैं। आरएलडी फैक्टर कहां पर काम कर रहा है देखिए। 8 सीटों में से 4 सीटें जो हैं जो पिछली बार बीजेपी के खाते में गई थी, इसमें मुजफ्फरनगर की सीट भी शामिल है, बागपत की सीट शामिल है। ये वो तमाम सीटें हैं देखिए। 3 नंबर सीट मुजफ्फरनगर की जहां पर आरएलडी फैक्टर काम कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, एसपी बीएसपी का जो गठजोड़ है मुजफ्फरनगर यानी कि ये बागपत और सहारनपुर के बीच का पूरा इलाका, ये बिल्कुल ये मुजफ्फरनगर हुआ। 4 नंबर की सीट बिजनौर हुई, इसके अलावा बागपत जैसा मैंने आपको बताया और कैराना। ये 4 सीटें ऐसी हैं तो जिस ये पश्चिमी जो ये नक्शा पश्चिम यूपी को नहीं जानते हैं उनको समझा दें कि ये है सहारनपुर, ये है कैराना, ये है बागपत, ये है बिजनौर और बिल्कुल सेंटर में मुजफ्फरनगर। अब ये 4 सीटें क्यों मायने रखती हैं? 2014 में चारों की 4 सीटें बीजेपी को गई थी, लेकिन अब क्योंकि सपा ये 4 बसपा और सीटें हैं आरएलडी फैक्टर वाली। आरएलडी फैक्टर यानी कि यहाँ पे आरएलडी का असर है, यानी कि अजीत सिंह की पार्टी। बिल्कुल, तो आरएलडी का असर होने के बाद देखिए क्या हो रहा है। जो वोट शेयर है वो 50 बनाम 47 हो रहा है। इसका मतलब यहाँ कांटे की टक्कर है। संजीव बालियान के लिए राह बिल्कुल आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि आरएलडी फैक्टर होने के बाद टफ फाइट उनको मिलने वाली है इस बार यहाँ से जी। इन 4 सीटों पर। इन 4 सीटों पर तो इन 4 सीटों पर पिछली बार की मोदी लहर में भी एसपी बीएसपी आरएलडी के अगर वोट जोड़ दें तो अगर अरिथमेटिक वैसा चला तो काफी तगड़ी फाइट हो जाएगी, क्योंकि बीजेपी को बिल्कुल क्लोज कॉन्टेस्ट हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी को 50% वोट तो मिले थे, बिल्कुल फिर भी ये 47% अगर इनका जोड़ दें तो हो जाता है। और देखिए बड़ी बात क्या है, यहाँ पर किसान संकट है। ये गन्ना पेमेंट 10,000 करोड़ का जो रुका हुआ है उससे अफेक्टेड ये इलाके हैं। और इन चारों सीटों को अगर देखा जाए तो यहाँ पे मुस्लिम मतदाता भी 20% से ज्यादा है। बिल्कुल। और अगर आप मुजफ्फरनगर की बात करें तो मुजफ्फरनगर दंगों के जो केसेस हैं उनको लेकर जिस तरह का माहौल बना, अब वहां पर अजीत सिंह की जब एंट्री हो जाती है तो समीकरण बदलते हैं। ये ग्रामीण इलाका है पूरा, ये जहां पर आरएलडी का फैक्टर काम करता है। और याद रखिए, ये फिर बता रहे हैं आपको, ये सहारनपुर, ये कैराना, ये बागपत, ये बिजनौर और ये मुजफ्फरनगर। और ये मुजफ्फरनगर के बगल में जो कैराना सीट है, यही वो सीट है जहां पे महागठबंधन टेस्ट हो चुका है बाई इलेक्शन में। तबस्सुम हसन ने हरा दिया था और इस बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर तबस्सुम हसन यहां से चुनाव लड़ रही हैं। ये सीट जो बाई इलेक्शन में जो बड़ा मुद्दा बनी और बड़ी हेडलाइन बनी, वो ये वाली सीट है। यहाँ पर आपको भगवा इसलिए दिख रही है क्योंकि ये 2014 के नतीजे दिख रहे हैं। खैर, अब चलते हैं विदर्भ। गर्मी की हमने बात की, विदर्भ में बहुत गर्मी पड़ रही है। विदर्भ से हमारे साथ, यानी नागपुर से, विदर्भ में भी आज चुनाव है। नागपुर से हमारे साथ प्रवीण मुदोलकर जुड़ रहे हैं। नागपुर, नितिन गडकरी वर्सेस नाना पटोले, और वहां पर भी भीड़ तो काफी दिख रही है प्रवीण आपके पीछे मतदान केंद्र पर। जी, मैं जहां पर अभी खड़ा हूं वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर ये मतदान केंद्र है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि इसी मतदान केंद्र पे 7 बजे यहाँ पे सरसंघ चालक मोहन भागवत ने वोटिंग किया। और यहाँ पर भीड़ अभी सुबह 7 बजे से लोग जो है वो बाहर आ रहे हैं और धूप जो है वो काफ़ी है। तकरीबन 44 डिग्री टेम्परेचर जो है वो आका गया कल, और आज भी इतना ही टेम्परेचर रहेगा। वीवीपैट मशीन आई है नई, और वो टेम्परेचर में काम करेगी, ख़राब ना हो इसके लिए
के टेस्टिंग जो है वो भी हो चुका है और इंजीनियर भी तैनात किए गए हैं। हम देख सकते हैं नागपुर जो है नितिन गडकरी का ये क्षेत्र है और निर्वाचन क्षेत्र है और नितिन गडकरी दूसरी बार यहाँ पर मैदान में है। नाना पटोले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टीका करते हुए उनकी पॉलिसीज पर टीका करते हुए कांग्रेस में प्रवेश किया और नाना पटोले वर्सेस नितिन गडकरी ये लड़ाई नागपुर में जारी है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे वोटर जो है वो सुबह से ही 7 बजे से पहले ही दाखिल हो चुके हैं और कुछ वोटर जो है वो हमारे साथ है, उनसे पूछते हैं। और यहाँ पर 7 बजे सरसंघ चालक मोहन भागवत भी आए थे। मैडम कहाँ से आइए आप? मैं यहीं से नागपुर से हूँ और महल में ही हमारा ये आह्वान क्या आपका, जो लोग वोटिंग को नहीं जाते, छुट्टी मनाते हैं, उनके लिए आह्वान क्या? हमारा आह्वान है कि 100% मतदान होना चाहिए और राष्ट्र विकास के हित में हमारा मतदान होना चाहिए। इसीलिए सभी से मैं निवेदन करती हूँ कि सुबह से जल्दी आकर वोटिंग किया जाए, क्योंकि आज का टेम्परेचर 44 हो सकता है और इस टेम्परेचर में दोपहर को कम गर्दी रहने की संभावना है। इसलिए सुबह ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग होने के लिए मैं सबको आह्वान करती हूँ। जी हम देख सकते हैं कि नागपुर समेत जो 7 सीटों पर पूर्व विदर्भ में चुनाव है आज, उसमें से 2 जिले जो है वो नक्सल प्रभावित है, गोंदिया और गढ़चिरौली। उसके लिए तकरीबन 11,000 से भी ज्यादा सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए। पूरा यहाँ का हिसाब किताब समझते हैं। नेहा हमारे साथ है। नेहा, मैजिक वॉल क्या कह रही है विदर्भ के बारे में? जी हाँ, विदर्भ का ये 48 में ये से विदर्भ 7 का ये सीटें, इलाका है, यानी ये पूरा नक्सल प्रभावित, ये इधर छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है महाराष्ट्र का इलाका। अब इसमें आप जो ये भगवा रंग देख रहे हैं, इसमें से 5 सीटें जो है बीजेपी को 2014 में गई थी। आज 7 पर मतदान है। 7 में से 5 बीजेपी को गई थी 2014 में और 2 सीटें ये जो आप इस रंग की देख रहे हैं ये गई थी शिवसेना को। इसलिए बीजेपी प्लस को ही गई थी सारी, साथ में एनडीए को ही गई थी सारी, एनडीए को ही गई थी ये सीटें। और ये जो है आंकड़ा, अगर आप 2009 का अगर मैं दिखा सकूं तो ये देखिए 2009 में किस तरह से ये 2009 में ये कांग्रेस का इलाका था। 5 सीटें कांग्रेस प्लस को गई थी, कांग्रेस एनसीपी को 41% वोट शेयर के साथ, जी है ना। अब अगर हम 2014 में वापस जरा रुक करें तो ये 13 नंबर सीट कौन सी है जो पिछले 2009 में भी बीजेपी को गई? और ये है चंद्रपुर की हंसराज अहीर की, गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर की। 2 मंत्री आज की तारीख में विदर्भ से चुनाव में आज के दिन है, नितिन गडकरी और हंसराज अहीर की चंद्रपुर की सीट। अब अगर हम बात करें ये 7 सीटें अगर नक्शे पे अगर समझ लें, ये सीट हो गई चंद्रपुर, इसके अलावा ये गढ़चिरौली, ये इधर छत्तीसगढ़ के बगल का इलाका है, इसलिए ये नक्सल प्रभावित है। गढ़चिरौली की सीट बीजेपी ने जीती थी। इसके अलावा ये जो सीट आप देख रहे हैं 11 नंबर की सीट भंडारा गोंदिया नाना पटोले ने पिछली बार जीती थी। एनडीए, तब वो एनडीए के उम्मीदवार थे, बीजेपी के उम्मीदवार थे। ये 2 सीटें जो हैं, जैसा प्रवीण बता रहे थे, ये इलाका जो है नक्सल प्रभावित है। यहीं पे छत्तीसगढ़ है, इधर ये भंडारा गोंदिया की सीट और ये गढ़चिरौली चिमूर की सीट, ये नक्सल प्रभावित इलाका है। ये चंद्रपुर की सीट, ये बीजेपी की हंसराज अहीर की खास सीट है, अभी भी उस पर लड़ रहे हैं। ये वर्धा की सीट जो पिछली बार रामदास तड़स ने बीजेपी से जीती थी। जी, और ये वर्धा के बाद अब आते हैं यवतमाल वाशिम पर। ये शिवसेना ने जीती थी ये वाली सीट। और एक सीट का और जिक्र कर लेते हैं, रामटेक की सीट, ये भी शिवसेना के खाते में गई थी। और ये हम उन 7 सीटों की बात कर रहे हैं जिन पर आज मतदान हो रहा है 2014 में। और ये छोटी वाली सीट ये नागपुर है। अच्छा, ये शहरी सीट है नागपुर। अब मुकाबला दिलचस्प ऐसे हो रहा है यहाँ पर कि ये जो नागपुर की आप सीट देख रहे हैं, अगर हम पहले चरण में जाएं और देखें कि किस तरह की तस्वीर बन रही है, तो ये देखिए नागपुर की सीट पर नितिन गडकरी, भंडारा गोंदिया जहां पर नाना पटोले जीते थे पिछली बार, अब वो नागपुर की सीट पर इधर आ गए हैं, यहाँ से यहाँ आ गए लड़ने, यहाँ आ गए हैं। और भंडारा गोंदिया में जो उपचुनाव हुआ था 11 नंबर की सीट पर अभी हाल ही में, वो कांग्रेस एनसीपी के अलायंस ने झटक ली थी। तो अब यहाँ पर मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला है सीट नंबर 10 पर, क्योंकि शहरी सीट है। किसान संकट वैसे नहीं है नागपुर में, शहरी सीट है। बार बार विदर्भ का मुद्दा उठ रहा है और नाना पटोले पूछ रहे हैं इस 10 नंबर सीट पर नितिन गडकरी से कि आप ये बताइए अलग विदर्भ की मांग क्यों नहीं हुई इस पूरी बेल्ट के लिए। जी, अच्छा, ये अब अगर इसका वोट का हिसाब देखें तो बीजेपी शिवसेना का वोट मिला के 50% से ज्यादा था। ये पिछले 2014 में, और कांग्रेस का 32% था। तो कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस प्लस, यानी कि ये कांग्रेस और बीजेपी शिवसेना का यहाँ सीधा मुकाबला है। तीसरा यहाँ पर फोर्स जो है वो बिल्कुल नहीं है, कोई ताकत नहीं है। कांग्रेस बीजेपी एनडीए वर्सेस यूपी है, बिल्कुल एनडीए वर्सेस यूपी है। और 2009 में कितना वोट परसेंट का फर्क था? 2009 की अगर हम तस्वीर देखें इसी इलाके पे तो ये देखिए कांग्रेस 41% पे थी और बीजेपी कम नहीं थी, 34 पे थी। बिल्कुल 34 पे थी, यानी 34 से 50% पे गई बीजेपी। तो वो
सातों सीट जीत गई सातों सीट जीत गई। और ये 40 से 32 पे आई तो सातों सीटें हार गई। सातों सीटें हार गई, जी हाँ। बिल्कुल इस तरह की तस्वीर बन रही थी यहाँ 2014। जी जी देखिए ये 40% से 32 पे आई है तो सिर्फ मतलब एक लहर में भी सिर्फ 8% का ही नुकसान हुआ। 32% वोट लेकर भी कांग्रेस एक भी खाता नहीं खोल पाई। खाता नहीं खोल पाई क्योंकि ये डायरेक्ट फाइट है यहाँ पर एनडीए और यूपीए की डायरेक्ट फाइट है। तो 32% सीट लेकर भी 32% वोट लेकर भी कांग्रेस सीट जो है वो नहीं जीत पाई है। 32% वोट अगर यूपी जैसी जगह में आप लें तो आप सीट जीत सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में जहां डायरेक्ट यूपीए वर्सेस एनडीए है वहां पर आपको 50% पे जाना पड़ता है अगर स्वीप करना होता है। तो हम अब चलते हैं अर्पिता के पास। अर्पिता हमें बताएंगी कि और क्या क्या वहां पर समीकरण बन रहे हैं।